हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं DSSB PGT की बायोलॉजी की क्लासेस, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं बायोलॉजी का पूरा सिलेबस। जैसे कि हम जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो ही गया है और 15 सितंबर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। तो अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं कि हमारे पास 1 महीना बचा है, ठीक है, क्योंकि 15 से खत्म हो जाएगा तो हो सकता है कि 1 महीने के अंदर अंदर तक आपसे आपका एग्जाम करा लिया जाए। ठीक है, तो हम 1 महीने की प्रिपरेशन मान के चलते हैं क्योंकि रिवीजन भी करनी है। ठीक है, हार्डली हम मान सकते हैं कि हमारे पास 45 डेज हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, 1 महीना या 10-15 दिन ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और जो हमारी ये सीरीज रहेगी इसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक मींस हायर, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल तक का टच करेगा आपका सिलेबस, तो पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की अगर हम बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर वाइटल प्रोसेसेस। मतलब बायोलॉजी एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें हम ऑब्वियसली बातें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, सारे प्लांट्स, एनिमल्स और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको कवर अप करने वाले हैं इसमें। ठीक है, और उनकी जो वाइटल प्रोसेसेस हैं, मींस जो प्रोसेसेस लेके डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, ये सारी प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हिस्ट्री इसकी जानते हैं, आखिर बायोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, बायोलॉजी नाम कैसे पड़ा। तो जो बायोलॉजी वर्ड है ये सबसे पहले लेमार्क और ट्रिवेरियनस ने यूज किया था। इस वर्ड का जो यूज है, इस शब्द का जो प्रयोग है, सबसे पहले ये 2 साइंटिस्ट ने किया था। फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी किन्हें बोला जाता है, तो एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी बोला जाता है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम आपको याद रखना है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम एरिस्टोटल की लिखी हुई बुक है। इन्हें हिंदी लैंग्वेज में लोग अरस्तु भी बोलते हैं। ठीक है, और फादर ऑफ बॉटनी जिन्हें हम बोलते हैं उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने लगभग 500 पौधों पर काम किया और उनका डिवीजन किया, मतलब उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा, उनके शेप, उनकी एज के आधार पर। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि कुछ और साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट जिसके बारे के नाम पूछे जाते हैं और मैचिंग्स में दे दिया जाता है आपको। एक साइड साइंटिस्ट लिख देंगे, एक साइड डिस्कवरीज लिख देंगे और मैच करने के लिए कह देंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, वैसे इसमें काफी सारे हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे जो मैं आपको बताती जाऊंगी, आप वो जरूर टिक करिएगा। ठीक है, कैरोलस लीनियस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। कैरोलस लीनियस ने एक नहीं, काफी सारे काम किए। तो इन्होंने सबसे पहले हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, जिसके बेसिस पे हम आज एनिमल्स का नेम, साइंटिफिक नेम रखते हैं। जैसे कि ह्यूमन का नेम है होमो सेपियंस। ठीक है, तो वो जो नोमेनक्लेचर का पढ़ा है स्पीशीज और जीनस को मिलाकर, वो इन्होंने दिया था, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरी। तो ये जो बुक है इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया हमें। उसके बाद है आर.एच. व्हिटेकर। इनकी जो स्टडी है उसके बारे में तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। मतलब अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम्स में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई। ठीक है, प्रोटिस्टा था, फंगाई था, और उसके बाद प्लांटेई है, और उसके बाद क्या है, एनिमेलिया किंगडम है। तो ये 5 किंगडम्स में इन्होंने क्लासिफाई किया है। उसके बाद है जॉर्ज पैंथन और जोसेफ डाल्टन हुकर। तो इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एरिस्टोटल अगेन अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने की सोची थी कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे स्टडी कर रहे हैं तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो क्यों ना इन्हें डिवाइड करके पढ़ा जाए और जो सेम वाले हैं उनको एक कैटेगरी में रखा जाए। तो ये जो सोच थी सबसे पहले एरिस्टोटल की थी। उसके बाद अलग अलग क्लासिफिकेशंस आए और जो प्रेजेंट टाइम में हम पढ़ रहे हैं वो व्हिटेकर का पढ़ रहे हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की। अच्छा देखिए, लिविंग सेल की डिस्कवरी की, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेल की डिस्कवरी किसने की, तो वो रॉबर्ट हुक थे। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों की डिस्कवरी में कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, और जो लिविंग सेल था उसकी सबसे पहले डिस्कवरी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की। नेक्स्ट है दिमित्री इवानोव्स्की। इन्होंने वायरस का नाम दिया, मींस पहले जब वायरस की डिस्कवरी हुई थी तो हम उन्हें वायरस नहीं बोल रहे थे। ठीक है, पहले तो हमें लगा कि ये बैक्टीरियाज है, फिर हमें पता चला अरे ये तो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। ठीक है, तो फिर जो नाम दिया वायरसेस को, ये नाम दिया गया इवानोव्स्की के थ्रू। नेक्स्ट है एम डब्ल्यू बेजरिंग। एम डब्ल्यू बेजरिंग को हम फादर ऑफ वायरोलॉजी भी बोलते हैं,
मीन्स वायरस की जो पूरी स्ट्रीम है उसके फादर को हम बोलते हैं बेजरिंग। अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले वायरसेस को अलग किया था, एक्सट्रैक्ट किया था। कैसे एक्सट्रैक्ट किया था? इन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस को टोबैको लीफ से अलग किया, इन्होंने उसको बॉईल किया और उसका जूस बनाया। बॉईल नहीं किया था एक्चुअली, उन्होंने क्या किया था, जो लीफ था उसका जूस बनाया था। उसके बाद एक फिल्टर पेपर लिया जो कि इतना पतला था कि उससे बैक्टीरिया क्रॉस कर सकते थे। ठीक है, बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो वो फिल्टर पेपर से जब उन्होंने छाना तो देखा कि भाई ये जो फिल्टर पेपर है इसको छानने के बाद भी जो जूस है उसको जब इन्होंने स्प्रे किया प्लांट्स पे अगेन तो फिर से वो डिसीज हो गई। ठीक है, जो टोबैको मोज़ेक डिजीज थी वो फिर से प्लांट्स में लग गई, क्योंकि जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये जो पेपर था, ये जो फिल्टर पेपर था, ये बैक्टीरिया को पूरी तरह से अलग कर देता है या पूरी तरह से छान देता था। तो फिर इन्हें पता चला कि कोई ऐसा पैथोजन है जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा है। ठीक है, और उस फ्लूइड को जो उन्होंने फ्लूइड निकाला था टोबैको से, उस फ्लूइड को इन्होंने नाम दिया कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडियम। ठीक है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। हालांकि तभी इन्हें पता नहीं चला था कि बेसिकली या कोई नाम नहीं दिया था उसे वायरस, नाम तो किन्होंने दिया है, इवानोवस्की ने दिया है, लेकिन उसको फिल्टर करके अलग करने का जो क्रेडिट जाता है वो बेजरिंग को जाता है और इन्हें ही फादर ऑफ वायरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है WM स्टैनली शोड दैट द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। तो जो वायरस है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेंगे बॉडी के बाहर। ये किसने पता लगाया? WM स्टैनली ने पता लगाया। थियोडाइना ने डिस्कवर किए वायरॉइड्स। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, रॉबर्ट हुक ने सेल की, पर कैसा सेल था वो? डेड सेल था। ठीक है, तो दोनों के नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है मैथियस शील्डन, तो इनका भी इंपॉर्टेंट रहेगा। Examine the plant and absorb that all the plants are composed of different kind of cells which forms the tissues of the plant। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट याद रखिएगा कि इन्होंने ही डिस्कवर किया था, एग्जामाइन किया था कि जो प्लांट्स का टिश्यू सिस्टम है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बना होता है, जैसे जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद है थियोडर श्वान। सो जो श्वान थे ये इंपॉर्टेंट है। स्टडीड एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर टुडे नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट आता है वो श्वान को जाता है। एंड प्रेजेंस इफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट, और जो सेल वॉल है वो एक यूनिक कैरेक्टर है, क्योंकि एनिमल सेल में तो होती नहीं है सेल वॉल। ठीक है, तो एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का, ये श्वान ने बताया। उसके बाद दूसरी अगर हम श्वान की बात करें तो प्रपोज द हाइपोथेसिस ऑफ बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ये जो थ्योरी थी, थ्योरी आपसे या हाइपोथेसिस डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि हाइपोथेसिस किसने दी थी, तो ये जो हाइपोथेसिस दी थी ये श्वान ने दी थी। इनका कहना था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी बॉडी जो बनी हुई है वो सेल से बनी हुई है और सेल का ही प्रोडक्ट है। उसके बाद शील्डन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी, ये इंपॉर्टेंट है। रुडोल्फ वॉची ने ओमनी सेलुलर ओमनी मॉडिफाइड सेल थ्योरी दिया था। इन्होंने इस थ्योरी को और मॉडिफाइड करके, जो शील्डन एंड श्वान की थ्योरी थी उसी को मॉडिफाई करके इन्होंने बताया। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें स्टिक कर लीजिए। ठीक है, कैमिलो गोल्गी की बात करें तो इन्होंने गोल्गी अपरेटस को डिस्कवर किया। जॉर्ज पैलेड ने ऑब्जर्व राइबोसोम एज डेंस पार्टिकुलर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो जॉर्ज पैलाडे ने राइबोसोम्स को ऑब्जर्व किया था। रॉबर्ट ब्राउन डिस्क्राइब्स न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनील, इन्होंने डिस्कवरी भी की थी, हमने भी पढ़ा। फ्लेमिंग की बात करें तो गिव द नेम क्रोमैटिन टू द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस। अब ये इंपॉर्टेंट है कि क्रोमैटिन वर्ड किसने दिया। ठीक है, डीएनए है, क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, तो अलग अलग नाम है। तो ये जो क्रोमैटिन वर्ड दिया गया जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ये फ्लेमिंग ने दिया था। जूलियस ऑन शास, इन्होंने हाइड्रोफोनिक्स की खोज की, डिस्कवरी की। नेक्स्ट है जोसेफ प्रिस्टले, रिवील द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इंपॉर्टेंट, ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले ने रिवील किया कि एयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट ग्रोथ में। भाई एयर नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी, CO2 नहीं होगी, और CO2 नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज को प्रूफ किया था। जैन इग्नेश हाउस सो शोड दैट द सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट प्रोसेसेस। अब ये जो हैं इनके एक्सपेरिमेंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके एक्सपेरिमेंट्स भी हम डिटेल में देखेंगे, बट अभी आप नाम याद रखिए कि इन्होंने क्या प्रूफ किया था कि सनलाइट एसेंशियल है प्लांट ग्रोथ के लिए। जूलियस वॉन शैक्स ने
provide evidence for the production of glucose when plants grow. एंगलमैन ने डिस्क्राइब किया था फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, मींस कौन से जब हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, आपको मालूम होगा कि जो लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है और उन 7 कलर्स में भी कौन सा कलर सबसे ज्यादा, जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगा, वो बेसिकली रेड था। तो ये जो स्पेक्ट्रम के थ्रू जो प्रूफ किया कि कौन सा स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए या कौन सी लाइट इंपॉर्टेंट है, तो वो एंगलमैन ने दिया था। इन सबके एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लैकमैन की बात करें तो लिमिटिंग फैक्टर्स, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बताया। अब लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या था? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का मतलब है जैसे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, CO2 बहुत एक्सेस में है, ठीक है, तो CO2 की वजह से तो दिक्कत नहीं आएगी, फोटोसिंथेसिस होती रहेगी। लेकिन आप मुझे बताइए अगर पानी कम पड़ जाए तो क्या CO2 कुछ कर पाएगा? नहीं। तो ये अगर कम पड़ गया है तो ये लिमिटिंग फैक्टर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ब्लैकमैन ने लिमिटिंग फैक्टर की थ्योरी दी थी या लॉ बताया था। गस्टव एम्बेंड, इन्होंने ग्लाइकोलिसिस का पूरा साइकिल दिया, अगेन इंपॉर्टेंट। उसके बाद है FW वेंट, आइसोलेटेड ऑक्सीजन फ्रॉम टिप ऑफ द कॉल्यूप्टिल्स एंड ऑफ ओट सीडलिंग्स। ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था। ऑक्सीजन एक प्लांट हार्मोन है जो कि ग्रोथ को इनहेंस करता है टिप पे, रूट्स और शूट्स की। क्यूरोसोवा की बात करें तो इन्होंने गिब्रेलिक एसिड को डिस्कवर किया है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हैं आप। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, इनके बारे में तो हम जानते ही हैं काफी कुछ। ऑब्जर्व्स द कॉलिप्टस एंड कैनरी ग्रास रिस्पॉन्सेज टू अनलिटरी इल्यूमिनेशन बाय ग्रोथ टुवर्ड्स द लाइट सोर्सेज। तो इन्होंने जो लाइट सोर्सेज की तरफ ग्रोथ थी उसको बताया कि जिस तरफ लाइट ज्यादा है ग्रोथ भी उस डायरेक्शन में ज्यादा होगी। F2 को co-workers इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लेते हैं। Observe that the internodal segments of tobacco stems, the callus proliferated only. The addition of the oxygen's nutrients medium supported with one of the following extracts of vascular tissue, yeast extracts, coconut milk of DNA. तो ये इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी। Miller et al. Identified kinetin, HH cousins, discover ethylene, हॉर्मोन्स है सारे प्लांट्स के। उसके बाद है जॉर्ज मेंडल, मेंडल के बारे में कौन नहीं जानता, इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। डी वेरिस कॉर्नर्स वॉन, इन्होंने रीडिस्कवर किया था मेंडल्स के रिजल्ट को। अच्छा देखिए, जो मेंडल्स की जो थ्योरी थी ना, जब तक मेंडल थे तब तक इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, तो उसके बाद डी वेरिस कॉर्नर्स इन्होंने आकर रीडिस्कवर किया, मतलब प्रूफ किया, डिस्कवर तो किया ही और साथ में प्रूफ किया कि उनकी थ्योरीज कितनी सटीक है। फिर मेंडल की डेथ हो चुकी थी तब तक और उनके बाद उनको नोबेल प्राइज दिया गया। जब तक थे तो इनकी स्टडीज का, थ्योरीज का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था। वॉल्टर सटन और बोवरी, इन्होंने थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूफ प्रपोज किया था, ठीक है, जो कि काफी हद तक मान सकते हैं कि जो मेंडल्स की थ्योरी थी उसी का एक्सप्लेनेशन था। थॉमस हंट मॉर्गन की बात करें तो एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी, इन्होंने प्रपोज की थी थ्योरी और इन्होंने एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव किया था, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी को। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ये वैसे क्लास 12th में था भी चैप्टर। उसके बाद है लैंगडन डाउन डिस्क्राइब्स द डाउन सिंड्रोम, फ्रेडरिक मिशर आइडेंटिफाइड डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस इन न्यूक्लिक एसिड, इंपॉर्टेंट नेम है फ्रेडरिक मिशर, ठीक है। फ्रेडरिक मिशर ने ही डीएनए को आइडेंटिफाई किया एज एन एसिडिक सब्सटेंस। उसके बाद है जेम्स वॉल्टन और फ्रांसिस क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक के नाम से भी आप इन्हें जानते हैं। तो इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, प्रपोज किया था डीएनए का और इन्हें भी मिला था नोबेल प्राइज इस चीज के लिए। एविन चागाफ के रूल्स तो हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो इन्होंने एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन का रेशो बताया कि इक्वल जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमिन होंगे, या जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। ऑसवाल्ड एवरी, इन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन्होंने दिया था, लेकिन ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसका कंक्लूजन नहीं निकल पाया था, तो उसको जो बाद में प्रूफ किया था वो ऑसवाल्ड और उनकी टीम ने किया था। तो ये दोनों ही एक दूसरे से लिंक्ड हैं, हम ये मान सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अधूरा कंक्लूजन छोड़ा, उस कंक्लूजन को पूरा प्रूफ किया ऑसवाल्ड और उनकी टीम ने। उसके बाद है अल्फ्रेड हार्शे, एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो इन्होंने जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है इस पे बात की थी। और आप परेशान मत होइएगा, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी आप सिर्फ इंट्रो पढ़िए कि क्या क्या पूछा जा सकता है या क्या क्या थ्योरीज पढ़नी है हमें। वॉटसन एंड क्रिक सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया, ये सेमी कंजर्वेटिव होता है हमारा डीएनए, उसको बताया।
मैथ्यू मिशेल्सन्स फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट प्रूव फॉर सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जॉर्ज कैम्यू जेनेटिक कोड दिया इन्होंने। हरगोबिंद खुराना हमारे इंडिया से थे, सो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो डेवलप्ड केमिकल मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। तो आरएनए का मॉलिक्यूल का उनको डिफाइन भी किया। इसके अलावा जो क्रोमोसोम सेट्स हैं हमारे पास, जिनके बारे में हम जानते हैं, वो क्रोमोसोम सेट्स को भी इन्होंने ही बताया था। उसके बाद है मार्शल निरनबर्ग डेवलप सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। फ्रांसिस्को, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस दिया था मार्शल एंड निरनबर्ग ने। फ्रांसिस्को जैकब एंड मोनोट, इन्होंने लैक ओपेरॉन थ्योरी दी थी, विच इज इंपॉर्टेंट। एलिस जॉफ्री डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इन्होंने बताया। अर्ली ग्रीक थिंकर्स पैनस्पर्मिया थ्योरी दी थी इन्होंने। लुइस पास्चर लाइफ केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंस लाइफ, इंपॉर्टेंट। ओपेरिन की अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रपोज किया था केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। एसिड मिलर, इनका एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे। प्रूफ ऑफ केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। चार्ल्स डार्विन बेस्ड ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग द सी वॉक, तो इन्होंने किस तरह से एग्जिस्टेंस हुआ लाइफ का, किस तरह से सर्वाइवल होता है, उन सब पे बात की थी। अगेन हम इन पे डिटेल में बात करेंगे। नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सेम वही चीज जो मैं बता रहे थे, वो थ्योरीज थी। उसके बाद है एफ्रेड वॉल्स, सो को डेवलप थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विद डार्विन। अर्नेस्ट हैकेल ने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर ओव्यूलेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ये पूछा भी जाएगा आपसे। कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर डिस्प्रूव्ड एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन, तो इन्होंने एवोल्यूशन के लिए एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट की बात की, इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया था उसको, ठीक है। लैमार्क की बात करें तो इन्होंने एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म ऑफ ड्रिवन यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ये थ्योरी इन्होंने प्रपोज की थी। थॉमस मैल्थस ने his work inspired Darwin to refine natural selection by starting a reason for meaningful competition between members of same species. So थॉमस मैल्थस ने चार्ल्स की जो थ्योरी थी उस पर ही काम किया, लेकिन उसको और ज्यादा इलेबोरेट करके हमें बताया। ह्यूगो जे व्रीस की बात करें तो इवनिंग प्राइम रोज पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और म्यूटेशंस के बारे में डिस्कशन किया था, म्यूटेशन सडन चेंज। हारी विनबर्ग propose that frequency of occurrence alleles of a gene or a locus remain fixed and same through the generations, इसके बारे में जीन्स के बारे में बताया और फिक्स्ड रहेंगे, जनरेशन टू जनरेशन पास होंगे, ये सारी थ्योरीज थी। कैरी मिलर्स ने डेवलप पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कैरी मिलर्स ने दी थी। स्टैनली कॉर्न और हर्बर्ट बॉयड ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और आज हम इसका यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में। एली लिली कंपनी थी यूएस की जिसने सबसे पहले ह्यूमन इंसुलिन सिंथेसाइज किया था बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा पुट प्राइस टैग्स नेचर्स लाइफ सपोर्ट सर्विसेज। उसके बाद है एडवर्ड विल्सन, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन्हें बोला जाता है। अहमद खान डिस्कवर्ड पॉलीब्लेंड, अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक। पॉलीब्लेंड बिटुमेन से बनकर एंड यूज टू ले रोड्स, बड़ी इन्वेंशन है इनकी। उसके बाद है रमेश चंद्रा डागर। अब देखो जो इंडियंस हैं वो तो आप पढ़िएगा तो हो सकता है एक नए क्वेश्चन आ ही जाए इसे। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में इन्होंने अवेयरनेस फैलाई और इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। बी कीपिंग है, डेयरी मैनेजमेंट है, वाटर हार्वेस्टिंग है, कंपोजिंग है, तो एक चेन प्रोसेस बनाया कि एक से दूसरी किस तरह से अटैच हो सकती है। जैसे कि डेयरी फार्मिंग, डेयरी मैनेजमेंट है, उसमें आप जानते हो काउ डंग या एनिमल डंग निकलता है, फिर उसको हम नेचुरली यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स की तरह, तो एक चेन से दूसरी चेन जुड़ी हुई है इस तरह से। सुंदरलाल बहुगुणा चिपकू मूवमेंट लीडर रहे हैं 1974 में, इंपॉर्टेंट नेम है। अलेक्जेंडर वुन हम्बोल्ट स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ये हम पढ़ेंगे। पॉल एनरिच रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, तो ये सारी हाइपोथेसिस पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये जो जितने भी नाम है ना, ये सब आपने 11th-12th में पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, ठीक है, और उन सबकी हाइपोथेसिस भी हम पढ़ने वाले हैं। तो हम 11th और 12th का सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि वो बेस है और उसी को एलैबोरेट करके वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। देन उसके बाद हम ग्रेजुएशन का सिलेबस भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ये इंट्रोडक्शन पोर्शन था। आप नेक्स्ट क्लास में हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज लाइक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। थैंक यू।